मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पहला लॉस पढ़ लिया था, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। इसमें और भी कुछ लॉस होते हैं जिसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में जो फ्रेंड हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, जो कि कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है क्या होता है, सेम होता है। मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसका एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशंस, लिमिटेशन का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करेगा। तो होता है फिर न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करता है। इसका रीजन समझते हैं। देखिए समझ लीजिए, एक ये न्यूक्लियर एटम है, ये एक आपका न्यूक्लियर एटम है और इसका जो मास है वो है 80 एमयू। ये एक न्यूक्लियर एटम है जिसका मास क्या है 80 एमयू। अभी अभी आपने देखा कि इसका मास जो है 18 एमयू। अब जैसे ही आप 5 मिनट के बाद यहाँ पे आओगे, जैसे ही आप 5 मिनट के बाद आओगे अब फिर से आप इस एटम को देखोगे तो अब इसका मास 17 एमयू होगा। थोड़ा सा इसका मास जो है खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, इसका मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो 10 एमयू का मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसमें से छोटा सा टुकड़ा टूट गया और किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हमने पढ़ा ना आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास जो क्या होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें से क्या हुआ, छोटा सा मास टूट गया और किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये आपका एनर्जी बन गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में काम नहीं करता है। जैसे आपने अभी अभी देखा है कि जो रिएक्टेंट का मास है 18 एमयू है। समझ लीजिए आपने एक रिएक्टेंट लिया, उसमें आपने एक न्यूक्लियर रिएक्टेंट को रखा ए, फिर बी, फिर सी प्लस डी। तो शुरुआत में आपको दिख रहा है कि इसका मास 20 है, इसका मास 10 है, इसका मास 15 है और इसका मास 15 है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस फॉलो हो रहा है। इन दोनों का मिला के कितना मास है 30 है और इन दोनों का मिला के भी कितना है 30 है। और अब जैसे ही 5 मिनट के बाद आओगे तो क्योंकि आपका ए जो है ये एक न्यूक्लियर एटम है, ठीक है ना, ये एक है आपका न्यूक्लियर एटम है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो कुछ मास होगा वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ समय के बाद हो सकता है इसके पास 18 ही बचे। इसके पास तो 10 होगा क्योंकि ये नॉन न्यूक्लियर है, ये भी आपका नॉन न्यूक्लियर है। इसके पास भी 15 होगा, इसके पास भी 15 होगा। और इसके 20 ग्राम में से 2 ग्राम जो मास है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके पास कितना बचा, देखिए 18 प्लस 10 28, 30 प्लस 30 30। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियर एटम पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। तो आप लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टॉपिक है, इसके नीचे आप इसका लिमिटेशन भी लिख लीजिए कि अपना न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। ये था हमारा पहला लॉ। अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा लॉ, देखिए लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट combines simple ratio
of their masses, to form compound, and their ratio will be remain constant, will be remain constant in respective of source of preparation, काफी बड़ा सा डेफिनेशन है और बहुत आसान है, ठीक है ना। बस बड़ा है पर काफी आसान है। ये क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होके कोई कंपाउंड बनाएंगे, जैसे समझ लीजिए H2 और O2 कंबाइन होके आपका बनाया H2O, तो कंपाउंड में क्या होगा, उस एलिमेंट का जो भी मास होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। और ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट कंबाइन, यहाँ पे दिस लॉ लिखिए, according to this law element combine simple ratio of their masses to form compound and their ratio will be remain constant in respective of source of preparation। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड में क्या होगा, एलिमेंट का जो मास होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मास होगा फ्रेंड, 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम। तो जब आप 2 ग्राम और 16 ग्राम का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1:8, 1:8। तो एक सिंपल रेशियो दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट कंबाइन होकर जब एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उस कंपाउंड में क्या है, उस एलिमेंट का जो मास का रेशियो है कैसा है, सिंपल है। और क्या है, रेशियो विल बी रिमेन कांस्टेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। जैसे यहाँ पे जो मुझे H2O मिला है, कैसे मिला है, H2 प्लस O2 को कंबाइन करने से मुझे यहाँ पे H2O मिला है। अब यदि मैं किसी नदी से, रिवर से H2 उठा के लेके आऊँ, तो वहां पे फ्रेंड हमें यही मिलेगा, यही रेशियो मिलेगा। वहां पे भी जब नदी से आप कोई भी पानी उठा के लेके आओगे, वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल उठा के लेके आओगे, उसमें भी H2 और O2 का जो रेशियो होगा मासेस का वो 1:8 होगा। यदि मैं इसको सी से उठा के लेके आऊँ, समुद्र से उठा के लेके आओ पानी को, तो उसमें भी H2 और O2 के जो मासेस का रेशियो होगा 1:8 होगा। और बताइए कहीं से भी लेके आ जाओ, मैं CH4 को जलाऊं, आपको पता है ना CH4 को जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उससे क्या होता है H2O रिलीज होता है। जब मैं CH4 को जलाऊं तो उससे भी क्या होता है H2O रिलीज होता है, या H2O स्टेशन में हमें मिलता है। तो इस H2O में भी क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो 1:8 होगा। तो आप चाहे कहीं से भी पानी लेके आ जाइए, ठीक है ना, चाहे आप कहीं से भी पानी लेके आ जाइए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दुनिया की आप किसी भी नदी से उठा लीजिए, दुनिया के आप किसी भी समुद्र से उठा लीजिए, चाहे आप जमीन से पानी निकाल लीजिए, चाहे कहीं से, चाहे आप रेन वाटर ले लीजिए, हर जगह जो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा 1:8 ही होगा। यही कहना है इस लॉ का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट कंबाइंड सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस, जब एलिमेंट अपने मासेस के सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है, एक आपका कंपाउंड बनता है। जब एलिमेंट जो होता है सिंपल रेशियो में, मास के सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है। और इस कंपाउंड में क्या होता है, जो भी रेशियो होता है इस कंपाउंड में एलिमेंट के मास का जो भी रेशियो आया है वो सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है, चाहे आप इसको, इस कंपाउंड को कहीं से भी क्यों ना लेके आओ, ठीक है ना, चाहे आप कैसे भी इसको प्रिपेयर करो, तो इसके अंदर जो मासेस का रेशियो होता है कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे CO2 को देखिए, तो CO2 जैसे हम अपने रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ह्यूमन जो होते हैं अपने रेस्पिरेशन में CO2 गैस को बाहर निकालते हैं, प्लांट भी निकालते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं CO2 के गैस को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे जो CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है
32, तो इसका रेशियो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो 3:8 आ रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो आ रहा है 3:8 आ रहा है। चाहे ह्यूमन ने जो रेस्पिरेशन में CO2, ह्यूमन का रेस्पिरेशन जो CO2 निकला है आप उसको चेक कीजिए, चाहे प्लांट के रेस्पिरेशन जो CO2 निकला है उसको चेक कीजिए, चाहे फैक्ट्री से जो CO2 निकल रहा है, फैक्ट्री से जो CO2 निकल रहा है आप उसको भी चेक कर लीजिए। हर जगह आपको क्या मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो 3:8 ही होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? बताइए फ्रेंड, ये लॉ समझ में आया? तो काफी आसान सा लॉ है और आपको आसान भी लग रहा होगा कि हाँ ये सब तो हमें पता है और ये तो काफी बेसिक बात है। अभी के समय में फ्रेंड ये सब बेसिक बात है, और ये जब ये लॉ दिए गए थे तब ये बेसिक नहीं था ना, काफी बड़ी बात थी। यह काफी बड़ी डिस्कवरी थी कि एलिमेंट का जो रेशियो होता है किसी भी कंपाउंड में वो कांस्टेंट होता है। एलिमेंट का जो मास का रेशियो होता है किसी भी कंपाउंड में कांस्टेंट होता है। चलिए, तो आपको सेकंड लॉ समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा लॉ, जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी काफी आसान लॉ है। लॉस को फ्रेंड आपको रटना नहीं है, डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है। यदि एक बार आप डेफिनेशन समझ गए तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे, जब दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जैसे समझ लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन मिल के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जैसे CO और CO2, दो कंपाउंड बनाए। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन हो और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, यदि उसमें आप एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे, ध्यान से सुनिए, जब दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए तो उसमें आप क्या कीजिए, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लीजिए, तो जो दूसरे एलिमेंट का मास है वो सिंपल रेशियो में होगा। जो दूसरे एलिमेंट का मास है वो सिंपल रेशियो में होगा। आप बताइए इन दोनों में से मैं, दोनों एलिमेंट में से, दोनों कंपाउंड में बताइए किसका मास फिक्स कर दूं। पहले मैं कार्बन का फिक्स करके दिखाता हूँ और फिर ऑक्सीजन का फिक्स करके दिखाता हूँ। तो एक बार यदि मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह पे, दोनों कंपाउंड में कार्बन का मास जो है वो सेम होना चाहिए। आपकी मर्जी, कुछ भी रख लीजिए पर सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए, यदि यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 होना चाहिए, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे भी 24 होना चाहिए, बस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, इसमें कार्बन जो है आपका 12 ग्राम है और इसमें कितना है, 12 ग्राम है। पहले से ही फिक्स है ना फ्रेंड, हम क्यों मेहनत करें, करने को हम कर सकते हैं। जैसे 12 को हम 24 बना सकते हैं, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम, पर क्या जरूरत है, पहले से ही मास फिक्स है। तो इन दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास फिक्स है जो कि कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा फ्रेंड वो एक सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है। एक बार और डेफिनेशन बताता हूँ कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड बनना चाहिए तभी आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम करेगा। यहाँ पे मल्टीपल का क्या मतलब है, मल्टीपल कंपाउंड होना चाहिए, तो एक से ज्यादा कंपाउंड होना चाहिए और जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं उसमें आप एक एलिमेंट का पहले मास फिक्स कर दो, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्बन का मास फिक्स कर दिया। यहाँ पे बताइए ऑक्सीजन का कितना मास है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 ग्राम मास है। इसमें बताइए, देखो एक का होता है 16, दो का 32, 32 ग्राम है। देखिए इसका कितना हो जाएगा रेशियो, 1:2। क्या एक सिंपल रेशियो नहीं है कि नहीं है? अभी हमने क्या किया, कार्बन का मास फिक्स किया, अभी मैं ऑक्सीजन का मास आपको फिक्स करके दिखाता हूँ। तो C+O2 CO और CO2, तो क्या कहता है, जब दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए तो एक एलिमेंट का मास जब आप फिक्स कर देंगे दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। तो कार्बन का हमने फिक्स करके देख लिया, अब मैं आपको ऑक्सीजन का फिक्स करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड, 16 ग्राम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपका, 32 ग्राम है। क्या अभी फिक्स है, नहीं। क्या अभी मास फिक्स है, नहीं। इसको फिक्स करने का क्या क्या तरीका है, देखो पहला तरीका तो यही है कि इसको मैं आधा कर दूं, यदि 32 को आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं डबल कर दूं, 16 को यदि मैं
2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो दोनों कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूँ आपको और 2 से डिवाइड करके भी दिखाता हूँ। इसको पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी दिखाता हूँ। सारी चीजें करके दिखाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मास को सेम करने के लिए, और इसमें क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब फ्रेंड मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन 32 ग्राम, सॉरी ऑक्सीजन 32 ग्राम कब होगा, जब ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल होगा। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल आएगा ना। यदि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो C2O2 इक्वल टू 32 ग्राम। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो C2O2 32 ग्राम। समझ में, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना मास आ गया, 32 ग्राम, इसमें भी 32 ग्राम। दोनों कंपाउंड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का मास अब फिक्स हो गया, पहले नहीं था, अब फिक्स हो गया नहीं हो गया। अब आप कार्बन के मासेस का रेशियो लो, एक सिंपल रेशियो आएगा। यहाँ पे कार्बन में कितना मास है, 2 एटम है, एक एटम में कितना होता है 12, 2 एटम का 24, 24 ग्राम। यहाँ पे कितना है, कार्बन का एक ही एटम है तो इसका कितना होता है 12 ग्राम। यहाँ पे देखिए 12 1 जो 12, 12 2 जो 24, 2:1। एक सिंपल रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसमें देखिए कैसे करेंगे, देखो यदि मुझे मास सेम करना है तो मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। यदि मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मुझे इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको भी। जो आप यहाँ पे कर रहे हो यहाँ पे भी करना होगा ना। या आप सोचो ऑक्सीजन का यहाँ पे 32 ग्राम है, आप इसको 16 ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो। यदि ऑक्सीजन के दो एटम का ग्राम मास 16 ग्राम 32 ग्राम होता है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम का मास 16 ग्राम होगा, एक, तो एक एटम लाना है। ऑक्सीजन का एक एटम लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड ही करेंगे ना। यदि इसमें आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कार्बन के आगे आ जाएगा हाफ और ऑक्सीजन के आगे आ जाएगा 1। यहाँ पे एक है ना, तो एक को जब आप आधे से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1। तो कार्बन का 1/2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। अब चेक कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 ग्राम और इसमें भी आपका ऑक्सीजन का 16 ग्राम, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 ग्राम और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 16 ग्राम, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन एटम है और ये यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे कार्बन में कितना एटम है, एक एटम है, तो कार्बन के एक एटम में कितना होता है फ्रेंड, ये होता है 12 ग्राम। और यहाँ पे कार्बन में कितना है, आधा एटम है, तो कार्बन के आधे एटम में कितना होता है, जब एक एटम का 12 तो आधे एटम का 6 ग्राम। इसको काटेंगे तो 2:1, यहाँ से भी आपका 2:1 आ रहा है और यहाँ से भी 2:1 आ रहा है। तो दोनों कर सकते हैं, रेशियो सेम करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ आएंगे फ्रेंड। अब देखिए समझ में आया आपको लो, जब दो एलिमेंट कंबाइन होगा, तो जब दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, उसमें यदि आप एक एलिमेंट के मास फिक्स कर दे, यदि उसमें आप क्या करें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे, तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा। जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। अब किसी का भी मास आप फिक्स कर सकते हो। यदि आप कार्बन का मास फिक्स कर दोगे तो ऑक्सीजन का मास जो होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। यदि आप ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर दोगे तो कार्बन का मास कैसा होगा, सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसमें बताइए, जब आपका H2 और O2 कंबाइन होता है, दो कंपाउंड बनता है, एक H2O और दूसरा H2O2। H2O क्या है आपका वाटर और H2O2 क्या है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें हमें क्या करना है, किसी भी एक का मास फिक्स करके दूसरे के मास को चेक करना है सिंपल रेशियो में आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो हम बोल देंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम करता है, और नहीं आ रहा तो बोलेंगे नहीं करता है। पहले क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर लेते हैं और फिर हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर लेंगे। या पहले हाइड्रोजन का मास को फिक्स कर लेते हैं, आसान है ना, दोनों जगह पे हाइड्रोजन का मास पहले फिक्स है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, एक का 1 ग्राम तो दो का 2 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, तो एक का 1 ग्राम तो दो का 2 ग्राम। दोनों जगह पे हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, इसमें भी 2 ग्राम है, इसमें भी 2 ग्राम है। अब ऑक्सीजन का चेक कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम का होता है 16 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन का दो एटम है, तो एक एटम का 16 तो दो का 32 ग्राम। तो 1:2। क्या ऑक्सीजन का मास जो है वो सिंपल रेशियो में नहीं आ रहा है,
क्या ऑक्सीजन का जो मास है वो सिंपल रेशियो में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है। चलिए अब हमने क्या किया था, हाइड्रोजन के मास को फिक्स किया था ना, अब हम ऑक्सीजन के मास को फिक्स करते हैं। इसमें बताइए, इसमें ऑक्सीजन कितना मास है? यहाँ पे 16 ग्राम है, साफ साफ दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कितना है 32 ग्राम है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ग्राम क्या होगा, सेम आएगा, और फिर हाइड्रोजन का मास चेक कर लेंगे। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोनों करके मैं दिखाता हूँ आपको। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फ्रेंड, तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका H4O2 और ये आपका 32 ग्राम, H4O2 32 ग्राम। तो देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का हो गया 32 ग्राम, यहाँ पे भी हो गया ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब हाइड्रोजन का चेक कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है। यहाँ पे हाइड्रोजन का आपका 4 ग्राम, यहाँ पे हाइड्रोजन का आपका 2 ग्राम है। रेशियो निकाल लीजिए, 2:1, 2:1। क्या एक सिंपल रेशियो है? हाँ। और क्या कर सकते हैं हम, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। H2O2, तो H2O में आ रहा है आपका 16 ग्राम, और H2O2 में आ रहा है 32 ग्राम। तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 60 ग्राम। यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा, 1/2। तो हाइड्रोजन के 2 एटम को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक एटम बचेगा, ऑक्सीजन के 2 एटम को 2 से डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम बचेगा। ठीक है, यहाँ पे H2O और यहाँ पे HO। अब देख लीजिए, क्या ऑक्सीजन का मास दोनों जगह पे फिक्स हो गया? हाँ देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एक ही एटम है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एक ही एटम है। यहाँ पे भी 16 ग्राम, यहाँ पे भी 16 ग्राम, तो दोनों में ऑक्सीजन एटम का जो मास है क्या है, फिक्स हो चुका है। अब हाइड्रोजन का चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है फ्रेंड, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम। 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। यहाँ पे कितना है, एक एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1 ग्राम। जी से जी कट गया, 2:1। जी मतलब ग्राम है, ग्रेविटी नहीं है। 2:1, यहाँ से भी रेशियो आपका 2:1 आ रहा है, यहाँ से भी आपका रेशियो 2:1 आ रहा है। और आप देख भी रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, फॉलो भी हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है समझ में? चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या कहता है ये लॉ आपका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट combine to form more than one compound, more than one compound, then mass of one element which combine with mass of with fixed mass of other elements will always will always will always in simple ratio, simple ratio। ठीक है, समझ में आया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two element combine form more than one compound, form more than one compound, two element combine form more than one compound,
द मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ वन एलिमेंट, इसका मास विच कंबाइन द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यहाँ पे फिक्स मास किसका है, हाइड्रोजन का। तो मास ऑफ वन एलिमेंट ऑक्सीजन के लिए बोल रहा है, जो मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स है ना, हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है, विच कंबाइन द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट विल ऑलवेज इन सिंपल रेशियो। जब आप ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, एक सिंपल रेशियो में आएगा। तो mass of one element that combine the fixed mass of other element are in the ratio, will be ratio in, will always in simple ratio। समझ में आया? फिर बताइए। चलिए बताइए कहाँ कहाँ पे आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है और कहाँ पे वैलिड नहीं है। जैसे N2O2 NO3 NO2, क्या इसमें आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है? हाँ, तीनों कंपाउंड में देखो फ्रेंड, एलिमेंट का नंबर नहीं, एलिमेंट सेम है। इसमें भी आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए कि जितने भी कंपाउंड है सब में जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, जो कि इसमें है। इसमें बताइए NO2 NH3, क्या यहाँ पे आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है? नहीं फ्रेंड, देखो यहाँ पे दोनों में नाइट्रोजन तो है, और ये जो ऑक्सीजन है इसमें नहीं है, हाइड्रोजन इसमें नहीं है, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं सब में एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। और बताइए H2O H2O2 और HNO3, क्या यहाँ पे आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है? नहीं फ्रेंड, देखो इन दोनों में तो वैलिड है, पर यहाँ पे तीनों तीनों कंपाउंड में देखना है ना। तो देखो इसमें जो नाइट्रोजन है इसमें और इसमें नहीं है, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। तो जितने भी कंपाउंड दिए गए सब में क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। ठीक है, दो एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाना चाहिए। यहाँ पे दो नहीं तीन एलिमेंट कंबाइन हो गए। देखो तीन एलिमेंट कंबाइन हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि तीन एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होता है। यदि इसमें तीन एलिमेंट है तो इसमें भी तीन एलिमेंट होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका वैलिड नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं कि बताइए कहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है, कहाँ पे नहीं है। तो एग्जाम्पल में चेक करना, यदि सारे कंपाउंड में सेम एलिमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा, और सारे कंपाउंड में सेम एलिमेंट नहीं है तो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसका एक लिमिटेशन भी है। क्या है लिमिटेशन? लिमिटेशन जैसे देखिए H2 H2O और D2O, तो क्या इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा सर, क्योंकि दोनों में अलग अलग एलिमेंट है। नहीं फ्रेंड, यहाँ पे H और D जो है ये सेम एलिमेंट है। यदि आप सोच रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट है तो आप गलत सोच रहे हैं, सेम एलिमेंट है, दोनों हाइड्रोजन है। इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2, तो दोनों सेम एलिमेंट तो है ना, दोनों हाइड्रोजन ही है। फिर भी यहाँ पे आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो होता है काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है फ्रेंड? क्योंकि ड्यूटेरियम का मास अलग अलग है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का मास क्या अलग अलग है, तो मास का जो नंबर अलग अलग है, फिर यहाँ पे कैसे वैलिड होगा? क्योंकि ये जो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो मास के कॉन्सेप्ट पे मास के कॉन्सेप्ट यूज करता है। यहाँ पे यदि हमें हाइड्रोजन का मास फिक्स करना होगा ड्यूटेरियम के साथ तो हम नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे आपका क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम नहीं करता है। यदि इसका और इसका मास सेम होता तब करता, जैसे H और D का मास सेम होता तब करता, इसका भी एक मास और इसका भी एक मास, जो कि नहीं है, इसलिए आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो होता है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब काम करेगा? जब एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना, आइसोटोप्स भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एलिमेंट तो सेम है पर ये आइसोटोप्स है, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं ओनली एप्लीकेबल only applicable when elements are
सेम नॉट, या आप अलग से पॉइंट बना के लिख लीजिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप, फॉर आइसोटोप। आइसोटोप से भी आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे देखिए CO2 और यहाँ पे CO2, तो क्या यहाँ पे आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होगा? नहीं फ्रेंड, देखो यहाँ पे कार्बन का मास 12 ग्राम है, यहाँ पे कार्बन का मास जो है क्या है, 14 ग्राम है। तो दोनों का मास क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे अब क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका वैलिड नहीं होगा। एलिमेंट सेम है, दोनों कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी आपका कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, पर दोनों में कार्बन का अलग अलग आइसोटोप्स है, और आइसोटोप्स के ऊपर भी आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम नहीं करता है, तो इसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में ये दिया हुआ है, क्या इसके ऊपर काम करेगा, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, देख लेंगे कि दोनों जगह पे एलिमेंट तो सेम है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, बोलेंगे यस सर काम करेगा। पर देखिए दोनों जगह पे अलग अलग आइसोटोप्स है, यहाँ पे कार्बन 14 है और यहाँ पे कार्बन 12 है, और आइसोटोप्स के ऊपर भी आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम नहीं करता है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, एग्जाम में आपको लिख के देगा, कार्बन के ऊपर जैसे मैंने लिखा है ना 12 और 14, जैसे ऐसे आपको एग्जाम में लिख के देगा, जिससे आपको पता चलेगा ये क्या आइसोटोप्स है। समझ में आया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो इसका आपको लिमिटेशन याद रखना है कि आइसोटोप्स के ऊपर भी आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम नहीं करता है। अब हम पढ़ेंगे अपना चौथा लॉ, जो कि है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसके पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें हमने देखा था फ्रेंड, दो एलिमेंट कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, तीन एलिमेंट कंबाइन होके, कितना, तीन एलिमेंट कंबाइन होके तीन प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे देखिए, कार्बन जब आपका हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो, और कार्बन जब आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा CH4, और कार्बन जब आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा CO2। समझ में आ रहा है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा CH4, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा CO2। इसमें क्या करना है आपको, जो दो कंपाउंड बना है आपके सामने, उसमें जो सेम एलिमेंट है, ध्यान से सुनिए, जो दो कंपाउंड आपका बन के आया है उसमें एक सेम एलिमेंट है, उस सेम एलिमेंट का आपको मास फिक्स करना है, जो सेम एलिमेंट है उसका मास फिक्स करना है, और जो दो अलग अलग एलिमेंट है, जो दो अलग अलग एलिमेंट है उनके मास का रेशियो निकालना है। सेम एलिमेंट क्या आपका कार्बन, कार्बन तो उसके मास को फिक्स करना है, जो कि पहले से ही फिक्स है। यहाँ पे भी कार्बन आपका 12 ग्राम है, और यहाँ पे भी आपका कार्बन 12 ग्राम है। तो जो आपका सेम एलिमेंट है उसके मास को आपको फिक्स करना है। उसके बाद जो दो अलग अलग एलिमेंट है उसके मास का रेशियो निकालना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का आप रेशियो निकालो, तो हाइड्रोजन का कितना मास होगा यहाँ पे 4 ग्राम, और ऑक्सीजन का 32 ग्राम। एक हाइड्रोजन 1 ग्राम तो 4 ग्राम, एक ऑक्सीजन 16 तो 2 32 ग्राम। जी से जी कट गया, मतलब ग्राम से ग्राम कट गया, और 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना है 1:8। अब ये जो दो अलग अलग एलिमेंट इन कंपाउंड में, वो भी मिलके क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो दो अलग अलग एलिमेंट है इन दोनों कंपाउंड में, वो भी मिलके क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और इस कंपाउंड में भी क्या करना है आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालना है। इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालना है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 1:8। तो दो जगह से आपको रेशियो निकालना है। समझ में आ रहा है, पहले तो जो एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जो सेम एलिमेंट है उसके मास को फिक्स करके जो दो अलग अलग एलिमेंट है उसके मास का रेशियो निकालना है। ये हो गया आपका पहला रेशियो। दूसरा रेशियो क्या करना है, दूसरा रेशियो कहाँ से निकालना है, जो दो अलग अलग एलिमेंट है, जो दो अलग अलग एलिमेंट है
मिलके भी एक कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड में भी उन एलिमेंट का मास का रेशियो निकालना है। अब ये जो दोनों रेशियो निकल के आया है फ्रेंड, या तो ये एग्जैक्ट सेम होंगे जो कि इस केस में है, या तो एग्जैक्ट सेम होंगे, या तो ये दोनों रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। ये दोनों रेशियो क्या होंगे? एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। जैसे इस केस में तो एग्जैक्ट सेम आया है, पर जरूरी नहीं एग्जैक्ट सेम आए, ये दोनों रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। तो देखो, जब हाइड्रोजन आपका कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ऐसे में आपको दिक्कत हो रहा होगा। चलिए, वैसे उससे उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पर चलिए आपको आपके लिए मैं वापस बताता हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपका हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, या जब आपका हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, CH4 और H2O। CH4 और H2O, ठीक है। तो एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। इसमें आपको क्या करना है? जो सेम एलिमेंट है उसके मास को फिक्स करना है, जो सेम एलिमेंट है उसके मास को फिक्स करना है। तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 एटम है, तो इसमें भी हमें 4 करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो H4 और O2। अब देख लिए, दोनों जगह पे जो सेम एलिमेंट है उसका मास फिक्स हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4। उसके बाद जो दो अलग अलग एलिमेंट है उनके मास का रेशियो निकालना है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन है, जो दो अलग अलग एलिमेंट है उनके मास का रेशियो निकालना है। तो कार्बन आपका यहाँ पे है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन आपका कितना है? 32 ग्राम। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो कि दो अलग अलग एलिमेंट है उनके मास का रेशियो निकालो, तो आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। ये निकल के आ गया आपका पहला रेशियो। एक और रेशियो निकालेंगे, कहाँ से? जो दो अलग अलग एलिमेंट हैं वो भी मिलकर क्या करेंगे? एक कंपाउंड बनाएंगे। तो उस कंपाउंड में भी आपको क्या करना है? कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है। यहाँ पे भी कार्बन आपका 12 और ऑक्सीजन 32। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो दोनों रेशियो निकल के आया है, या तो एग्जैक्ट सेम होंगे। जो दोनों रेशियो निकल के आया है, या तो वो एग्जैक्ट सेम होंगे, या तो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। इसमें क्या हुआ है? दोनों रेशियो जो है एग्जैक्ट सेम आ गया। दोनों रेशियो जो फ्रेंड इसके इसमें क्या हुआ? एग्जैक्ट सेम आ गया। तो जरूरी नहीं एग्जैक्ट सेम हो, एक दूसरे के मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने कार्बन के लिए देख लिया, हाइड्रोजन के लिए देख लिया, अब ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, और इसी में देखते हैं। देखिए, ऑक्सीजन दो अल, दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। ऑक्सीजन जो है दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। चलिए इनके लिए भी सेपरेट कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रहा हो। तो देखो, ऑक्सीजन जो है दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि H2 है और आपका CO2 है। तो H2O और CO2, इसमें हमें क्या करना है? जो सेम एलिमेंट है उसके मास को फिक्स करना है। तो सेम एलिमेंट कौन सा है आपका? हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन है, तो उसके मास को फिक्स करना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो H4 और O2। अब देखिए, जो सेम एलिमेंट है उसका मास फिक्स हो गया। जो दो अलग अलग एलिमेंट है उसके मास का रेशियो निकालना है। यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन कितना होता है? एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन 4 ग्राम। और कार्बन कितना है? 12 ग्राम, तो 1:3। तो जो कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो आया वो आया 1:3। समझ में आया? उसके बाद जो दो अलग अलग एलिमेंट है वो भी कंबाइन होकर क्या करेंगे? आपका एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जो दो अलग अलग एलिमेंट है वो भी कंबाइन होकर क्या करेंगे? एक प्रोडक्ट बनाएंगे, CH4। उसमें भी आपको क्या करना है? इन दोनों एलिमेंट के मास का रेशियो निकालना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 और कार्बन जो है 12, तो 1:3। तो दोनों रेशियो या तो सेम होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे, या तो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है दोनों रेशियो क्या है? एग्जैक्ट सेम है। पर जरूरी नहीं है फ्रेंड एग्जैक्ट सेम हो, एक दूसरे के मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? आ रहा है समझ में? हम्म। तो कहीं से भी आप चेक करेंगे ना फ्रेंड, यही रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि कार्बन के लिए काम करेगा, हाइड्रोजन के लिए काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन के लिए काम नहीं करेगा, नहीं, तीनों तरफ से करेगा। जब एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो प्रोडक्ट बना रहा है, इसमें क्या करना है आपको? जो सेम एलिमेंट है उसके मास को फिक्स करना है, और जो दो अलग अलग एलिमेंट है उसके मास का
आपको रेशियो निकालना है, और जो दो अलग अलग एलिमेंट है वो भी कंबाइन होके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी उनके मास का रेशियो निकालना है। या तो रेशियो एग्जैक्ट सेम होंगे या तो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। जैसे देखिए, कार्बन आपका सल्फर से कंबाइन हो और कार्बन आपका ऑक्सीजन से कंबाइन हो, सल्फर से कंबाइन होकर बनाएगा CH2 और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाएगा CO2। तो कार्बन सल्फर से कंबाइन होकर CH2 और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर CO2। यहाँ पे जो सेम एलिमेंट है उसके मास को फिक्स करना है, जो कि कार्बन है। अब पहले से इसका मास क्या है, फिक्स है। यहाँ पे भी कार्बन 12 ग्राम और यहाँ पे भी कार्बन आपका 12 ग्राम। तो जो दो अलग अलग एलिमेंट है उनके मास का रेशियो निकालना है। तो एक सल्फर का होता है 32, तो दो सल्फर का 64। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का 32। ठीक है, तो 64:32। तो जी से जी कट गया, कितना आ जाएगा 2:1। यहाँ पे जो सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो क्या होगा 2:1। और एक रेशियो आपको और निकालना है। कैसे निकलेगा, तो दो अलग अलग एलिमेंट है वो कंबाइन होके दो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कि है SO2। इसमें भी आपको क्या करना है, दो जो अलग अलग एलिमेंट उनके मास का रेशियो निकालना है। तो 32 ग्राम आपका हो गया सल्फर, और एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो 1:1। देखिए, क्या दोनों रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है फ्रेंड? आपको देखने से नहीं लग रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 2:1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ फ्रेंड, 1:1 × 2? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। देखिए 1:1, 1:1, तो ये जो रेशियो है इसका 2 गुना है कि नहीं? ये जो रेशियो है इसका 2 गुना है कि नहीं है? जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल है कि नहीं है? है। यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नहीं है, एक दूसरे के मल्टीपल है। ठीक है, यही कहता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये नहीं कहता है कि दोनों रेशियो सेम होना चाहिए, कहता है सेम हो भी सकता है और नहीं सेम है तो एक दूसरे के मल्टीपल तो होंगे ही। ठीक है, चलिए अभी हमने कार्बन के लिए निकाला था, अभी सल्फर के लिए निकालते हैं। देखो सल्फर दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक CH2 और एक आपका SO2। सल्फर दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक CH2 और SO2। इसमें आपको क्या करना है, जो सेम एलिमेंट है उसके मास को फिक्स करना है, जो कि सल्फर है। तो इसमें दो एटम है और इसमें एक ही है, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा H2O4। अब देखिए दोनों में सल्फर का मास फिक्स हो गया ना। यहाँ पे भी आपका दो एटम है सल्फर का और यहाँ पे भी आपका दो एटम है सल्फर का। दोनों जगह पे क्या हुआ, सल्फर के मास, तो सल्फर का जो मास है वो फिक्स हो गया। अब अलग अलग एलिमेंट कौन सा है आपका, एक है कार्बन और एक है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, एक है आपका कार्बन और एक है ऑक्सीजन। जब आप कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालेंगे तो 12 और कितना होगा 48 ना, ये हो जाएगा ना 12 और 48। एक ऑक्सीजन 16, तो चार ऑक्सीजन 48। तो सही है ना? नहीं, 64। तीन ऑक्सीजन होगा ना 48, 16 4 जा 64। तो ये होगा, तो किससे डिवाइड होगा, 4 से, 4 3 जा 12 और 16, 3:16। यही होगा क्या? हम्म, हाँ यही होगा। चलिए और बताइए, ये तो हो गया सल्फर और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो। और इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो दो अलग अलग एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, जो मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालना है। तो कार्बन यहाँ पे है 12 ग्राम और ऑक्सीजन आपका है 32 ग्राम। कार्बन यहाँ पे 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना आपका 32 ग्राम। तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो 3:8, 3:8। और ये आपका 3:16। क्या ये दोनों रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है फ्रेंड? देखिए 3:16 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3:8
बाई 2 लिख सकता हूँ ना, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देख लीजिए 3:8, 3:8, तो ये जो है इससे 2 गुना छोटा है, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो 3:16 को 3:16 लिख लेता हूँ, और 3:8 को देखिए फ्रेंड, मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 3/16 इंटू 2, ऐसे भी कर सकता हूँ। देख लीजिए ये जो है इससे 2 गुना बड़ा है, यहाँ पे भी 3/16 और यहाँ पे भी 3/16 इंटू 2, दोनों कर सकता हूँ ना फ्रेंड। 3/8, तो ये जो रेशियो है वो 3/8 से आधा है, ये भी सिंपल रेशियो है। या आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, 3:16 को ऐसे ही रखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और देखिए ये जो रेशियो है वो क्या है, इसका 2 गुना है। दोनों का मतलब सेम है ना, ये जो रेशियो इसका आधा है और ये जो रेशियो इसका 2 गुना है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, डेफिनेशन लर्न नहीं करना है, या डेफिनेशन के रट्टे नहीं मारने हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन इसमें कौन से पूछे जाते हैं कि दिए हुए कंपाउंड में से कहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है और कहाँ पे नहीं है। जैसे देखिए NO, H2O और NH3, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगेगा। देखिए फ्रेंड, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि 3 एलिमेंट होना चाहिए, 3 एलिमेंट होना चाहिए। यदि 3 एलिमेंट नहीं है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं होगा। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1, 2 और ये 3, तो तीनों कंपाउंड मिला के कितना है, 3 एलिमेंट है। हाँ, उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि शुरुआत के जो 2 कंपाउंड है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें भी 3 एलिमेंट होना चाहिए। शुरुआत का जो दो कंपाउंड है उसमें भी 3 एलिमेंट होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, और जो 2 अलग अलग एलिमेंट है, जैसे देखिए इन दोनों कंपाउंड में कितने 3 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो 2 एलिमेंट सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, और जो 2 अलग एलिमेंट है उसको कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जो ये कर रहा है। शुरुआत के 2 कंपाउंड में भी क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट होना चाहिए, उसमें एक एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, और जो 2 अलग अलग एलिमेंट है उनको मिलके एक नया कंपाउंड बनाना चाहिए, जो किस केस में है, यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है। इसमें बताइए NO2, NO और NH3, देखो क्या कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन, तो 3 एलिमेंट है। इसके बाद क्या कहता है कि शुरुआत के 2 कंपाउंड जो बना है उसमें भी 3 एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए शुरुआत के 2 कंपाउंड में क्या है, 2 ही एलिमेंट है ना, शुरुआत के दोनों कंपाउंड में क्या है, 2 ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। आप बोलेंगे सर हम इस साइड से क्यों चेक करें, हम इस साइड से चेक कर लेते हैं। चलिए, तो शुरुआत के 2 कंपाउंड में कितने हैं, 3 एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कंपाउंड में 3 एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या है कि जो 2 अलग अलग एलिमेंट है, जैसे इन दोनों में देखिए फ्रेंड, 2 सेम एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है, और 3 एलिमेंट भी है। उसके बाद जो 2 अलग अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलकर एक कंपाउंड बनाना चाहिए। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर कंपाउंड बनाया है, नहीं, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा आपको, कब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है कब नहीं है। इसमें बताइए NaCl, NaBr और NaI, कितने एलिमेंट होना चाहिए, 3। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 4, 4 है ना, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो 4 एलिमेंट है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा ही नहीं, ना 4 होना चाहिए ना 3 होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे इसमें देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। देखो शुरुआत के दोनों एलिमेंट में, दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट कॉमन है, और जो 2 अलग अलग एलिमेंट है वो मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो सर यहाँ पे तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड होना चाहिए। तो शुरुआत के दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट क्या है, सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन,
और जो दो अलग अलग एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो मिलकर क्या कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। और ये क्या यहाँ पे 3 एलिमेंट है, क्या यहाँ पे 3 एलिमेंट है फ्रेंड, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल 3 एलिमेंट होना चाहिए ना, यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, शुरुआत के 2 एलिमेंट में, दो कंपाउंड में क्या होना चाहिए कि एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, जो कि सोडियम है, और जो 2 अलग अलग एलिमेंट है उनको मिलकर कंपाउंड बनाना चाहिए। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को मिलकर यहाँ पे कंपाउंड बनाना चाहिए। तो क्या क्लोरीन और ब्रोमीन ने मिलकर कंपाउंड बनाया? नहीं, सोडियम और आयोडीन ने मिलकर कंपाउंड बनाया। इसलिए यहाँ पे आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फ्रेंड क्या चेक करना है कि 3 एलिमेंट होना चाहिए। यदि आपको किसी ऑप्शन में 2 एलिमेंट या किसी ऑप्शन में 4 दिख रहा है तो उसको तो वहीं पे कैंसिल मार दो। उसके बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि 2 कंपाउंड, कोई भी आप 2 कंपाउंड ले लो, 3 में से आप कोई भी 2 कंपाउंड ले सकते हो। उसमें क्या होना चाहिए कि 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, और जो 2 अलग अलग एलिमेंट है उनको मिलके एक और कंपाउंड बनाना चाहिए, जो कि हमारा तीसरा कंपाउंड होगा। ये भी तीनों कंडीशन पूरा हो जाए, आप बोल देंगे यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है। कोई भी 2 कंपाउंड उठाना, उसमें चेक करना कि दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका जो 2 अलग अलग एलिमेंट है उनको मिलकर कंपाउंड बनाना चाहिए, जो कि हमारा तीसरा कंपाउंड होगा। यदि ऐसा हो रहा है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा चौथा लॉ। अब हम पढ़ते हैं अपना 5वां लॉ, गेल लुसिक लॉ, जो कि कहता है गैसेस कंबाइन simple ratio of their volume to form product. And if product is gas, it's also bear simple ratio of volume of reactant. तो क्या कहता है गेल लुसिक लॉ कि जो आपके गैसेस है, वो कैसे कंबाइन होते हैं, अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। जो गैसेस हैं वो अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, गैस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और NH3 भी क्या है, आपका गैस है, अमोनिया भी एक गैस है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड कि एक, पहले हम ऐसा बोल सकते हैं या एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का कंबाइन होके कम, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल NH3 का बनाता है। मॉलिक्यूल के तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, मॉलिक्यूल के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके और नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। और यदि ये गैस है, यदि फ्रेंड ये गैस है, हम वॉल्यूम के लिए भी ऐसा बोल सकते हो। तो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का कंबाइन होके 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 2 वॉल्यूम NH3 का बनाता है। तो एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके 2 वॉल्यूम NH3 का बनाता है। ये कब बोल सकते हैं, जब गैस हो तभी बोल सकते हैं फ्रेंड। जैसे देखिए Na प्लस Cl2 टू NaCl, तो 2 वॉल्यूम Na का एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ कंबाइन होके 2 वॉल्यूम NaCl का बनाता है। क्या हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड? नहीं, इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि NaCl आपका गैस नहीं, एक सॉलिड होता है। सोडियम आपका एक सॉलिड होता है, ठीक है ना, इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पर यदि सबके सब गैस है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि गैसेस कंबाइन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, मतलब जो गैसेस है उसके केस में हम क्या बोल सकते हैं
फिर गैसेज अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, गैसेज जो होता है अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और यदि प्रोडक्ट गैस है, यदि प्रोडक्ट गैस है तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टू वॉल्यूम लिख सकते हैं। एंड इफ द प्रोडक्ट इज गैस इट आल्सो बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। यदि प्रोडक्ट गैस है फ्रेंड तभी हम ऐसा बोल सकते हैं, यदि प्रोडक्ट गैस नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे H2O2 और आपका 2H2O और यहाँ पे 2, हाँ तो देखो यहाँ पे जो H2 है वो लिक्विड फॉर्म में, तो हम इसके लिए तो ऐसा बोल सकते हैं कि दो वॉल्यूम H2 का कंबाइन होता है एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ। तो हाँ, दो वॉल्यूम ऑक्सीजन का कंबाइन होता है एक वॉल्यूम के ऑक्सीजन के साथ, ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड। पर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो दो वॉल्यूम हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके दो वॉल्यूम H2O का बनाता है, नहीं ये नहीं बोल सकते हैं। इन दोनों के लिए ठीक है क्योंकि इन दोनों, ये दोनों गैस है, ये दोनों क्या आपका गैस है, इसलिए हम गैसेस के लिए तो ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का दो वॉल्यूम ऑक्सीजन के एक वॉल्यूम के साथ कंबाइन हो रहा है, गैस है इसलिए बोल सकते हैं। पर क्योंकि हाइड्रो H2O यहाँ पे लिक्विड है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, H2O के लिए यहाँ पे टू वॉल्यूम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ प्रोडक्ट इज गैस, यदि आपका प्रोडक्ट गैस है तब आप यहाँ पे दो वॉल्यूम लिख लो, और यदि आपका प्रोडक्ट गैस नहीं है, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, तो आप वॉल्यूम वहां पे नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है, चलिए। और क्या मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम का, वॉल्यूम का मतलब है कि इसका जितना भी वॉल्यूम लगेगा फ्रेंड उसका आधा लगेगा इसका, समझ लीजिए इसका 100 ml वॉल्यूम चाहिए ये रिएक्शन के लिए, इसका कितना चाहिए, इसके दो के लिए इसका एक चाहिए, तो इसके 100 के लिए इसका 50 चाहिए, 50 ml चाहिए। ठीक है ना, इसका यही मतलब है। जैसे देखिए N2H2 और आपका 2NH3, N2H2 और 2NH3, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का तीन वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके दो वॉल्यूम NH3 का बनाता है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का तीन वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके दो वॉल्यूम NH3 का बनाता है। ठीक है, क्योंकि तीनों को तीनों जो क्या है, गैस है, नाइट्रोजन भी आपका गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। इसका क्या मतलब है कि इसका जितना भी वॉल्यूम लगेगा, यदि इसका 50 लगेगा तो इसके एक के लिए इसका तीन लगता है, इसके 50 के लिए इसका 150। और क्या मतलब है इसका कि इसके एक वॉल्यूम से, इसके एक वॉल्यूम के लिए इसका दो वॉल्यूम लगता है, इसके एक वॉल्यूम के लिए इसका दो वॉल्यूम लगता है, तो इसके 50 ml के लिए इसका 100 ml लगेगा, यही मतलब है। बताइए समझ में आया। तो गैसेस कंबाइन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, गैसेस क्या होता है अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं और तब जाके वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ, और यदि प्रोडक्ट भी यदि आपका गैस है, यदि प्रोडक्ट भी आपका गैस है तो वो भी क्या करेगा, अपने वॉल्यूम का सिंपल रेशियो ही बियर करेगा। और यहाँ पे कंडीशन है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपका गैस होना चाहिए। यदि लिक्विड और सॉलिड है तो आप नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट का भी सिंपल रेशियो है उसके वॉल्यूम का। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, चलिए ये था आपका पांचवा लॉ जो कि था गेल लुसेक लॉ। अगला है फ्रेंड हमारा एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ ये क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर
of molecules. Equal volume of gases contain equal number of molecules under similar condition. Similar condition. सिमिलर कंडीशन का मतलब क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए. दैट इज सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन दैट इज सेम टेम्परेचर और प्रेशर. इनका क्या कहना है कि यदि आप अलग अलग गैस लो, जैसे CO2 लो, H2 लो, O2 लो और आप NO2 लो, आप क्या करो, अलग अलग गैस लो, तो इन गैसेस का वॉल्यूम क्या कर लो, फिक्स कर लो. इन क्या गैसेस क्या करो, वॉल्यूम फिक्स कर लो. यहाँ पे लिखा गया ना, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए. सारे गैसेस का इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए. यदि आप इसको ले रहे हो V लीटर, तो इसको भी आप V लीटर लो, इसको भी आप V लीटर लो और इसको भी आप V लीटर लो. यदि आप एक टेस्ट ट्यूब CO2 ले रहे हो, तो आप एक टेस्ट ट्यूब H2 लो, एक टेस्ट ट्यूब O2 लो और एक टेस्ट ट्यूब NO2 लो. सबका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए. यदि आप एक बॉटल CO2 ले रहे हो, तो एक ही बॉटल हाइड्रोजन लो, एक ही बॉटल ऑक्सीजन लो और एक ही बॉटल NO2 लो. तो वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. यहाँ शुरुआत में लिख दिया गया है इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस. उसके बाद और इन्होंने क्या कहा है कि सबका प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखना है, सेम रखना है. सेम प्रेशर और टेम्परेचर. तो प्रेशर क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए. तो सबके प्रेशर को P मान लेते हैं. ठीक है, सबके प्रेशर को P मान लेते हैं. टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए. सबके टेम्परेचर को क्या मान लेते हैं, T मान लेते हैं. सबके टेम्परेचर को T मान लेते हैं. तो फिर इनका कहना है यदि आप ऐसा कर लोगे कि सबका वॉल्यूम आप सेम कर लोगे, प्रेशर सेम कर लोगे, टेम्परेचर सेम कर लोगे, तो इन सबका जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो भी सेम होगा. जितना मॉलिक्यूल CO2 का होगा उतना ही मॉलिक्यूल आपका H2O का होगा, उतना ही मॉलिक्यूल O2 का होगा और इतना ही मॉलिक्यूल NO2 का होगा. उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, NO2 का होगा. अभी यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ. जैसे आपको इन तीनों का मोल्स निकालना है फ्रेंड, मोल्स. क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है PV इक्वल टू NRT. ये फॉर्मूला कि नहीं है, यहाँ पे N का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV बाई RT. PV बाई RT. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पहले इसका मोल्स बताइए. तो देखो, इसके वॉल्यूम को, इसके प्रेशर को हमने क्या माना है, P. इसके वॉल्यूम को हमने क्या माना है, V. और R कांस्टेंट होता है और इसके टेम्परेचर को हमने क्या माना है, T. इसका जो मोल्स होगा फ्रेंड वो होगा PV बाई RT. समझ में आ रहा है, इसका जो मोल होगा वो होगा PV बाई RT. इसका बताइए, इसका भी वही हो जाएगा क्योंकि इसका भी प्रेशर वही है, वॉल्यूम वही है और T मतलब टेम्परेचर भी वही है और R तो कांस्टेंट होता है. तो इसका भी मोल्स वही है, इसका भी मोल्स वही आ जाएगा और इसका भी जो मोल्स है फ्रेंड वही आ जाएगा क्योंकि सबका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है. इस फॉर्मूले में सबका प्रेशर, सबका वॉल्यूम और सबका टेम्परेचर रख के देखिए, R तो सबके लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि R तो एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो सबका मोल्स जो है फ्रेंड वो सेम आ रहा है, सबका मोल्स जो है सेम आ रहा है. अब मोल से आप क्या कीजिए, मॉलिक्यूल्स निकालिए. क्या आपको मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला आता है, क्या फ्रेंड्स आपको मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला आता है. एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, N इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na. नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, N इंटू Na. यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, N इंटू Na. ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जब हम मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा. तो इसका मोल्स इतना है, इसका मोल्स इतना है ना, इसका मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, P बाई RT इंटू Na.
यही हो जाएगा P/RT अपॉन में Na। ये हो गया इसका मॉलिक्यूल। इसका बताइए, तो इसका मोल्स ये रहा। इसको जब हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। इसको जब हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो इसका मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। और इसको जब हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, जितने भी गैसेस हैं क्या सबका मॉलिक्यूल्स फ्रेंड सेम नहीं है, फिक्स नहीं है, सेम नहीं है? बताइए, यही तो मेरा कहना था ना कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देख रहे हैं ना, जब हमने गैस का क्या किया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो हर किसी का जो मॉलिक्यूल्स आ रहा है क्या सेम आ रहा है? ये सारी की सारी वैल्यू सेम नहीं है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब क्या होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। जब हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, जब हमने प्रेशर फिक्स कर दिया, जब हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो सारे गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो भी सेम आ रहा है। दिख रहा है आपको? सब सारे गैस का जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यही था इनका लॉ। ठीक है, चलिए एक चीज फ्रेंड आपको और ध्यान रखना है जिसमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं। मॉलिक्यूल का नंबर तो सेम है फ्रेंड, मॉलिक्यूल का नंबर सेम है, क्या एटम का नंबर भी सेम होगा? जितने भी गैसेस है क्या उनमें एटम का नंबर भी सेम होगा? नहीं फ्रेंड। देखो, हर किसी का मॉलिक्यूल्स जो नंबर था वो सेम था। PV/RT इंटू Na, और यहाँ पे भी PV/RT इंटू Na। ये क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स का नंबर तो सबका सेम है, पर इनका एटम का नंबर निकालते हैं। देखिए, CO2 का एक मॉलिक्यूल में CO2 के कितने एटम होते हैं? इतने होते हैं। CO2 के एक मॉलिक्यूल में CO2 के कितने एटम होते हैं? 3 एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन का और 1 कार्बन का। जब मैं CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स ले लूंगा PV/RT Na, तो उसमें कितने एटम्स आएंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो PV/RT इंटू Na इंटू 3, ये तो निकल के आ गया CO2 के एटम्स का नंबर। PV/RT Na इंटू 3, मतलब मॉलिक्यूल्स को यदि नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम का मतलब होता है एटोमिसिटी, तो हमारा नंबर ऑफ एटम निकल के आ जाएगा। जैसे एक में 2 है तो 2 में 4, एक में फ्रेंड 2 है तो 10 में 20, एक में 2 है तो 20 में 40। तो क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूल को यदि हम एटम के नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। तो इसको यदि फ्रेंड हम इसके एटम के नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एटम का नंबर निकल के आ जाएगा। तो PV/RT Na इंटू 2, यहाँ पे बताइए PV/RT Na, यहाँ पे कितने एटम है? 2 एटम है, इंटू 2 PV/RT Na इंटू 3, यहाँ पे कितने एटम? 3 एटम है। तो देख रहे हो ना, एटम का नंबर जो है अलग अलग है, मॉलिक्यूल का नंबर तो सब में सेम है, मॉलिक्यूल का नंबर तो सब में सेम है, पर एटम का जो नंबर है फ्रेंड वो हर किसी में अलग अलग है। जैसे इसमें और इसमें एटम का नंबर सेम है, इसमें और इसमें एटम का नंबर सेम है, वो एटोमिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि इसके पास 2 एटम है, इसके पास 2 एटम है, तो इनके पास एटम का नंबर भी सेम होगा। यदि इनके पास 3 एटम है, इसके पास 3 एटम है, तो इनके एटम का नंबर भी सेम होगा। यदि CO2 और NO2 होगा तो हम इनके लिए बोल सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। किसके लिए? CO2 और NO2 के लिए बोल सकते हैं। यदि चारों दिया हो तो चारों के लिए हम नहीं बोल सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि इन चारों का जो एटम का नंबर होगा वो सेम नहीं होगा। इस बात को लेकर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं कि एटम का नंबर सेम होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा फ्रेंड, एटम का नंबर सेम नहीं होगा। एटम का नंबर एटोमिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि एटोमिसिटी सेम होगा, जैसे देखिए CO2 और NO2 में क्या है, एटोमिसिटी सेम है, इसके पास भी 3 एटम है, इसके पास भी 3 एटम है, तो इन दोनों के लिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि दोनों की एटोमिसिटी कितनी है, 2 है, इनके पास 2 एटम है, इन दोनों के लिए बोल सकता है, पर इन चारों के लिए हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एटम का नंबर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
वो एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और एवोगैड्रोस लॉ ये बिल्कुल भी नहीं कहता है कि एटम का नंबर सेम होगा, वो तो यही कहता है कि मॉलिक्यूल का नंबर सेम होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अंडर सिमिलर कंडीशन, दैट इज सेम टेम्परेचर और प्रेशर। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना कौन सा इनकरेक्ट है। फाइंड इन करेक्ट ones according to एवोगैड्रोस लॉ। चार ऑप्शन दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contain equal number of moles equal number of molecules equal number of atoms, और डी जो है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नंबर ऑफ एटम और नन ऑफ दिस। क्या करना है आपको, इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, चलिए, क्या इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस के पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होता है? होता है फ्रेंड। तो अभी हमने चार गैसेस के लिए पहले मोल निकाला था, और फिर हमने क्या निकाला था, मॉलिक्यूल्स निकाला था। चेक कीजिए क्या चारों गैस का मोल्स का नंबर सेम नहीं आ रहा था? क्या चारों गैसेस का मोल PV/RT नहीं आ रहा था? चेक कीजिए, तो आ रहा है कि नहीं? तो मोल सेम होता है, ये तो सही है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो एवोगैड्रो का क्या है, एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट है। एवोगैड्रो लॉ यही कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या करता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ये दोनों सही है। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ये बताइए, यही गलत है फ्रेंड। यही क्या आपका गलत है। जरूरी नहीं है कि जो गैस है जिनका वॉल्यूम फिक्स है या सेम है उनके पास सेम नंबर ऑफ एटम हो। ये उसकी एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि गैसेस की एटॉमिसिटी सेम होगा तो क्या होगा, उसके एटम का नंबर भी सेम होगा। फिर एटॉमिसिटी अलग अलग होगा, एटम का नंबर भी सेम होगा। तो इन कर्टेशन पूछा था, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस बातों का आप ध्यान रखना। इसमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ में एटम का नंबर सेम होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, मॉलिक्यूल का नंबर सेम होता है, मोल्स का नंबर सेम होता है, पर एटम का नंबर सेम नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, यही था फ्रेंड हमारा लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कितने सारे लॉस पढ़े हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि मासेस को तो नहीं क्रिएट किया जा सकता है, मास को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एक एलिमेंट होता है उसमें जो मास का रेशियो होता है वो फिक्स होता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। आपने कहाँ से उसको लाया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट का जो भी मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने क्या पढ़ा था, जब दो एलिमेंट कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, जब दो एलिमेंट कंबाइन होके जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनमें क्या होता है, जब एक एलिमेंट का आप मास फिक्स कर देंगे तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है कि नहीं? जब एक एलिमेंट का आप मास फिक्स कर देंगे तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है एक सिंपल रेशियो होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब
एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो प्रोडक्ट बनाता है, दो प्रोडक्ट बनाता है, उसमें यदि हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे और दो जो अलग अलग एलिमेंट है उनके मास का रेशियो निकाले, और जो दो एलिमेंट कंबाइन होके जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी इन दोनों का मास का रेशियो निकाले, या तो एग्जैक्ट सेम होगा या तो उसके मल्टीपल होगा। ठीक है, ये था हमारा आज का चौथा लॉ जो कि था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने पढ़ा गेल-लुसाक लॉ, जो ये कहता है कि गैसेज जो होता है अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं। यदि प्रोडक्ट भी गैस हुआ तो वो भी उसका भी जो वॉल्यूम होगा एक सिंपल रेशियो होगा। इसके लिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। और गेल-लुसाक लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? गैस के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब आप गैस के लिए बोल सकते हो कि जो गैस का मोल्स होता है उतना ही उसके मोल्स के जगह पे आप उसके वॉल्यूम के साथ भी आप रिएक्शन को पढ़ सकते हो, सिर्फ गैस के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ, जो कि कहता है यदि आप अलग अलग गैस का यदि वॉल्यूम फिक्स कर लो और कंडीशन फिक्स कर लो, मतलब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर कर लो, तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी गैस होते हैं उनके मोल्स और मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। ध्यान देंगे मोल्स और मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम होता है, एटम का नंबर सेम नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि है इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? जैसे देखिए C6H12O6, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि नहीं? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है फ्रेंड? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि उस मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कौन कौन से एटम, कौन कौन से एटम और एटम का नंबर कितना है कि नहीं? उस मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कौन कौन से एटम यूज हुआ है और उन एटम्स का नंबर कितना है। जैसे ग्लूकोज को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज हुआ है? कार्बन यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ है और ऑक्सीजन यूज हुआ है। कितना कार्बन यूज हुआ है? 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, है कि नहीं? 6 कार्बन यूज हुआ है, 12 हाइड्रोजन यूज हुआ है और 6 ऑक्सीजन यूज हुआ है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यही मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है हमें कि कोई भी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज हुआ है और उन एलिमेंट्स के नंबर कितने यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन का 6 एटम यूज हुआ है, हाइड्रोजन का 12 एटम यूज हुआ है और ऑक्सीजन का 6 एटम यूज हुआ है। जब हम इनका रेशियो ले लेंगे, जो जो भी एटम का नंबर है इनका जब हम रेशियो ले लेंगे तो कितना रेशियो आएगा बताइए? 1:2:1, यही होगा रेशियो। तो जो एलिमेंट आए हैं, जो मॉलिक्यूल बनाने में जो एलिमेंट यूज हुए हैं उनका हम रेशियो ले लेंगे और उस रेशियो से जो फॉर्मूला बनाएंगे, उस रेशियो से जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वही होगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे रेशियो क्या आया? 1:2:1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। अब इस रेशियो का इस्तेमाल करके फ्रेंड जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वही क्या होगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे 6 किसका एटम था? कार्बन का। अब कितना होगा? 1। हाइड्रोजन कितना था? 12। अब कितना होगा? 2। ऑक्सीजन कितना था? 6। अब कितना होगा? 1। तो CH2 क्या होगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी एटम का, जो भी एटम का फ्रेंड नंबर है उसका यदि हम रेशियो ले लेंगे, जो भी एटम का नंबर है उसका जब हम रेशियो ले लेंगे और उस रेशियो से जो फॉर्मूला बनाएंगे वही क्या होगा? वही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, समझ में आया? एक चीज और देखिए फ्रेंड, ये रहा इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये रहा इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं? CH2O × 6 लिख सकते हैं, CH2O × 6। और ये CH2O क्या है आपका? यही तो इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो इस केस में जो फ्रेंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है
वो इम्पेरिकल फॉर्मूले का 6 गुना नहीं है, नहीं है। देखो इम्पेरिकल फॉर्मूला को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O इंटू N, तो 6, तो C6H12 और O6। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला को फिर यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आ जाएगा? हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्रेंड, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होता है, ठीक है नहीं? जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होता है। और यहाँ पे n क्या होता है? n होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये होता है आपका n। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे इस केस में मैं आपको n कैलकुलेट करके दिखाता हूं, तो n मॉलिक्यूलर मास, तो ये है, इसका मास कितना होगा बताइए? तो कार्बन का 12 है, तो 12 इंटू 6, और ये हाइड्रोजन का 1 है, 12 इंटू 1 और 6 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा? 72 प्लस 12 और 96। अब इन दोनों को, इन तीनों को यदि हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? देखो 96 में यदि हम 72 प्लस 12, ये कितना? 74, ये 84 हो जाएगा ना। 84 में 96 में यदि हम 84 ऐड करेंगे तो 180, तो 180 है मॉलिक्यूलर मास। और इम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? ये आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला, इसमें एक कार्बन है 12, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो 12 प्लस 2 प्लस 16, तो 30 होगा। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? 30। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 18, तो n कितना आ गया? 6। n आ गया 6, और n की वैल्यू कितनी थी? 6 ही तो थी ना, हम पहले ही देख चुके हैं। तो n क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है? तो जो भी आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला है आप उसको क्या करोगे? n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और n कैसे निकालना है? मॉलिक्यूलर मास को यदि आप इम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दोगे फ्रेंड, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? n निकल के आ जाएगा। बताइए, समझ में आया आपको क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है इम्पेरिकल फॉर्मूला? देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एटम की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना कितना एटम और कौन कौन से एलिमेंट का यूज हुआ है, ये कौन देता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? जब हम उन एटम का रेशियो ले लेंगे, जो जो एटम इसको बनाने में खर्च हुआ है उसका यदि हम रेशियो ले लेंगे, तो उससे जो फॉर्मूला बनेगा वही हमारा क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन और 8% हाइड्रोजन एंड 8% हाइड्रोजन, कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आपका क्या मतलब है? इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 60% कार्बन है, कार्बन का मास नहीं बताया फ्रेंड, परसेंटेज बताया कि 60% कार्बन है और 8% हाइड्रोजन है, 8% हाइड्रोजन है। तो आपको क्या बोल रहा है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आप बताइए। ठीक है, देखिए फ्रेंड, दो टर्म होता है, एक होता है आपका हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपका हाइड्रोकार्बन और एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग टर्म है।
हाइड्रोकार्बन में फ्रेंड दो ही एलिमेंट होते हैं, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन तो होगा ही, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो ये सब भी एलिमेंट होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्या करेगा, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो उसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज देगा नहीं। और आपको ऐसा मान के चलना है, आपको ऐसा मान के चलना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा ही होगा। ठीक है, चाहे लिख के दे चाहे नहीं लिख के दे। जैसे देखिए एंड ऑक्सीजन आपको मान के चलना है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे आपको कार्बन का परसेंटेज दिया गया है 60, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया है 8। क्या और भी यहाँ पे परसेंटेज बचा हुआ है? परसेंटेज पूरा कितना होता है 100। तो इसमें से कार्बन 60% हो गया, हाइड्रोजन 8% हो गया, तो 32% कौन है आपका, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 32 है। तो यहाँ पे यदि आपको लिख के दिया है 32% ऑक्सीजन तो सही है, नहीं लिख के दिया है तो आप क्या करना 100% में से माइनस कर देना, वही आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज दिया होता है 70, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया रहता है 20 और सल्फर का परसेंटेज दिया होता है 10। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन होता? नहीं, सारे परसेंटेज को काउंट कर लीजिए। यदि सारे परसेंटेज में को काउंट करने के बाद यदि कुछ बच रहा है तो ऑक्सीजन होगा। सारे परसेंटेज को काउंट कर लीजिए, कुछ बच रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे 70 और 20, 90 और 100 पूरा खत्म हो गया ना, परसेंट तो पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। और यहाँ पे जब हम सारे परसेंटेज को काउंट कर रहे हैं तो 68% आ रहा है। तो 32% ये क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा। तो हमारे पास कार्बन का परसेंटेज आ गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया और ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। अभी जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का एक तरीका है फ्रेंड, ठीक है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का एक काफी आसान सा तरीका है जिसको काफी सारे स्कूलों में यूज किया जाता है। मोस्टली जो होता है ये स्कूलों में यूज किया जाता है। हम इस फॉर्मूले का हेल्प से नहीं निकालेंगे, हमारे पास एक शॉर्टकट है उसकी हेल्प से निकालेंगे। पहले मैं आपको सिखा दे रहा हूँ वो तरीका जो स्कूलों में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। सबसे पहले आपको एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट, उसका आपको परसेंटेज लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एलिमेंट लिखना है, उसका परसेंटेज लिखना है और उसके परसेंटेज को डिवाइड कर देना है उसका एटॉमिक मास से। उसके परसेंटेज को डिवाइड कर देना आपको उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन, कार्बन का कितना है 60, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 32। अब इसके परसेंट को हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके एटॉमिक मास से, तो होता है 12। इसके परसेंट को हम डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, 1 होता है। तो ये तो आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 8 और ये आपका आ गया 32/16 तो 2। ठीक है, अब जब परसेंट से फ्रेंड एटॉमिक मास को आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका एक सिंपल रेशियो आना चाहिए। मतलब ये नंबर के आगे क्या होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। देखिए जो कि इस केस में है, इस केस में एक सिंपल रेशियो आया 5, 8 और 2, क्या है एक सिंपल रेशियो है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या नंबर के आगे आपको डेसिमल दिख रहा है, नहीं। यदि नंबर के आगे डेसिमल आपको दिखे, जैसे समझ लीजिए ऐसा होता 5.7 होता, 8.1 होता और 2.9 होता, यदि ऐसा होता है। वैसे इस केस में काफी सिंपल रेशियो है तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपको ऐसा रेशियो मिल रहा है तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, यदि आपको ऐसा रेशियो मिल रहा है फ्रेंड तो आप इस कॉलम को एक और आगे बढ़ा दोगे। जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है उससे आप सबको डिवाइड करोगे। जो सबसे छोटा नंबर है आप क्या करोगे, उस नंबर से सबको डिवाइड करोगे। ये तो सिंपल रेशियो आ गया 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.9, ये हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका ये
29 3 जा कितना होता है 2.7 ऐसा ही समथिंग कुछ होगा, देखो 2.7 ऐसा ही कुछ समथिंग होगा। ठीक है, ठीक है। तो यदि रेशियो सिंपल नहीं है, देखो हमारा रेशियो सिंपल आया, हमारा 5 8 और 2 आया था, 5 8 2 आया था, पर यदि मैं आपको बता रहा हूँ यदि सिंपल रेशियो ने डेसिमल में है तो आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है उससे क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है। तो ये तो 1 हो गया, ये आप 1.1 हो गया, 1.9 और 2.7, ये भी अभी सिंपल रेशियो में है नहीं। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसके आसपास जो भी नंबर है आप उसको उसमें कन्वर्ट कर दो। जैसे 1.9 को आप 2 लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 2। 2.7 को आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ये बन गया आपका सिंपल रेशियो, 2:3:1। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। जब सिंपल रेशियो मिल रहा है कोई दिक्कत की बात है नहीं, यदि सिंपल रेशियो नहीं मिल रहा है, डेसिमल में आपको मिल रहा है, तो क्या करो, सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद यदि सीधा नंबर आ जाए, तो डिवाइड करने के बाद फिर से आपको सिंपल रेशियो मिल जाए तो ठीक है। पर डिवाइड करने के बाद भी यदि आपको सिंपल रेशियो ना मिले, जैसा कि इस केस में हुआ, देखिए डिवाइड करने के बाद भी हमें सिंपल रेशियो मिला नहीं मिला, 1.9 मिला, 2.7 मिला और 1 मिला। तो क्या करो, उसके जो लोएस्ट इंटीजर है उसमें आप उसको कन्वर्ट कर दो। जैसे 1.9 को आप 2 लिख दो, 2.7 को आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। यदि यहाँ पे 2.3 होता तो उसको क्या लिखते, 2 लिखता, आप 2 लिखते हैं। ठीक है ना, 0.5 से छोटा है तो उसको लोअर वाले में कन्वर्ट करोगे, और 0.5 से बड़ा है तो हायर वाले इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। 2.3 रहेगा तो 2 लिख देंगे, और यदि 2.5 रहा तो क्या लिखेंगे बताइए फ्रेंड, यदि 2.5 रहा तो इसको आप डायरेक्ट लिख दोगे 5/2। हाँ, यदि 5 रहा तो जैसे 2.5, यदि 5 से छोटा रहा तो 2, और 5 से बड़ा रहा, यदि 5 से बड़ा रहा तो एक नंबर तो 3, और 2.5 रहा तो सीधा 5/2। और ये तो आपका 1 आ ही जाएगा ना, जब इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी करना रहेगा आपको, समझ में आ रहा है। वैसे हमारे केस में सिंपल रेशियो ही आया था, तो उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लेंगे। आपको समझ में आया ना कि भाई, बताइए, जब सिंपल रेशियो मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर के आगे डेसिमल है तभी दिक्कत की बात नहीं है। इस केस में, इस केस में हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट बन के आ जाएगा। ये 5 किसका है, कार्बन का है तो C5, ये H किसका है, 8 किसका, हाइड्रोजन का तो H8, ये 2 किसका, ऑक्सीजन का तो O2। तो हमारे लिए तो डायरेक्ट बन के आ गया फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। पर यदि डेसिमल में हो, सिंपल रेशियो ना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले नंबर से सबको डिवाइड करेंगे, सिंपल रेशियो बन के आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन के आ रहा है तो उसके आसपास का जो भी सिंपल इंटीजर है आप उसको उसमें कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, ये रहा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये जो मेथड है फ्रेंड वो स्कूल में बताया जाता है, स्कूल में बताया जाता है, 11th के बच्चे इस मेथड से सॉल्व करते हैं। यदि आप 11th के स्टूडेंट है और स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसी मेथड से सॉल्व करना, और यदि आप नीट के स्टूडेंट है और यदि आप जेई के स्टूडेंट है आपको ये मेथड से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड, हमने पढ़ा था C12H, C6H12 और O6। तो इसमें फ्रेंड आप बता सकते हैं यहाँ पे कार्बन का कितना मोल है, हाइड्रोजन कितना मोल है और ऑक्सीजन कितना मोल है। तो यहाँ पर फ्रेंड यदि हम मोल का रेशियो निकालेंगे, हमने पढ़ा था ना कि एक मोल जो होता है, एक मोल C6H12O6 में 6 मोल कार्बन एटम होगा, 12 मोल हाइड्रोजन एटम होगा और 6 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। ये हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे यदि मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो लूंगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 6:2:6, तो 1:2:1, यही हो जाएगा इसके मोल्स का रेशियो, है कि नहीं फ्रेंड। और यहाँ पे यदि मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो लूंगा, यदि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम का रेशियो लूंगा तो होगा 6:12:6। इसका 6 एटम है, इसका 12 एटम है और इसका 6 एटम है। तो इनके जब मैं एटम का रेशियो लूंगा फ्रेंड, वो भी तो 1:2:1 ही आएगा। तो एक मॉलिक्यूल में उसके
एलिमेंट का जो भी मोल्स का रेशियो होता है वही उसके एटम का भी रेशियो होता ही नहीं होता है, होता है। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और अपना इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका वो 100% है, 100 ग्राम है, सॉरी परसेंट तो 100 है ये। अब परसेंट को हटा के आपको ग्राम यूज करना है। आपको मानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम है। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम है, यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा फ्रेंड, 8 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। अब इन सब का मुझे क्या मिल चुका है, मास मिल चुका है। तो क्या मैं इनका मोल्स निकाल सकता हूँ फ्रेंड? यदि मुझे मास मिल चुका है तो क्या इनका मैं मोल्स निकाल सकता हूँ? हाँ। मोल्स कैसे निकालेंगे बताइए? मास को जब मैं उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा 60/12 तो मोल्स निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी जब मैं मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा तो मोल्स निकल के आ जाएगा। तो मैं मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा तो मोल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ उसका मोल्स। और अभी अभी हमने पढ़ा है जो भी मोल्स का रेशियो होता है वही उसके एटम का भी रेशियो होता है। जो भी उसके मोल्स का रेशियो होता है वही उसके एटम का भी रेशियो होता है। यदि मोल का रेशियो 5:8:2 है, यदि मोल्स का रेशियो फ्रेंड 5:8:2 है तो एटम का भी रेशियो कितना होगा, 5:8:2 होगा। एटम का भी रेशियो कितना होगा, 5:8:2 होगा। और एटम के रेशियो से जो कंपाउंड बनता है या एटम के जो रेशियो से जो फॉर्मूला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जब एग्जैक्ट एटम का जब एग्जैक्ट नंबर लेते हैं, जब हम एटम का एग्जैक्ट नंबर लेते हैं तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एटम के जो रेशियो से कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो क्या ये एटम का एग्जैक्ट नंबर है? नहीं, ये तो एटम का रेशियो है। तो एटम के रेशियो से जो फॉर्मूला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये एटम के रेशियो से हम बना लेंगे अपने इंपेरिकल फॉर्मूला, C5H8 और O2, C5H8 और O2। ठीक है, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन करेंगे। समझना है फ्रेंड? यदि आप स्कूल का एग्जाम लिख रहे हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट है तो आप टेबल बना के कीजिए, और टेबल्स में आपको कैसे करना वो मैं आपको सिखा दिया हूँ, है कि नहीं? यदि सिंपल रेशियो आया तो ठीक है, यदि सिंपल रेशियो नहीं आ रहा है तो हम उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड करके, डिवाइड करने के बाद फिर से सिंपल रेशियो आया तो ठीक है, नहीं है तो उसके आसपास जो भी सिंपल इंटीजर है हम उस नंबर को उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करके। यदि आप नीट और जेई का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, पहले मोल्स का रेशियो निकालिए। जो मोल्स का रेशियो होता है वही एटम का रेशियो होता है, और एटम के रेशियो से जो फॉर्मूला बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला बनते हैं। और इंपेरिकल फॉर्मूला आता है तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला फ्रेंड हमारा निकल के आ जाएगा। समझ में आया? बताइए। चलिए, यदि समझ में आया तो अगला क्वेश्चन अब आप खुद से करेंगे। 7.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, contains 7.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 3.6 ग्राम कार्बन, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन एंड 1.5 ग्राम नाइट्रोजन, 1.5 ग्राम नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो 3.6 ग्राम कार्बन का है, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन का है, 1.5 ग्राम नाइट्रोजन का है, एंड बचा हुआ किसका है, ऑक्सीजन का है। तो हमें कैलकुलेट करना है इंपेरिकल फार्मूला, कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, इसका आपको इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो अभी अभी हमने देखा कि यदि हमें इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है हमारे लिए आसान क्या होगा कि हम एटम का रेशियो निकाल लें।
एटम के रेशियो से निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। जो भी मोल्स का रेशियो है एक मॉलिक्यूल्स में या एक कंपाउंड में, जो भी उसके एलिमेंट के मोल्स का रेशियो होता है वही उसके एटम का भी रेशियो होता है। तो एक बार जब हमें एलिमेंट के एटम्स का मोल का रेशियो मिल गया, हम उसी को बोल सकते हैं कि ये इसके एटम का रेशियो है। जो मोल्स का रेशियो है वही उसके एटम का रेशियो है, और एटम के रेशियो से बनने वाले फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्स का रेशियो निकालते हैं। यदि हम मोल्स का रेशियो निकालना चाहते हैं, सबसे पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का मोल्स निकालते हैं। तो 3.6 ग्राम कार्बन है, तो 3.6 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3। 0.3 मोल आ गया आपका कार्बन का मोल्स। मोल्स निकालने तो आता है ना आपको कि नहीं आता है? मास को यदि हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा मोल्स निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जब हम मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल्स निकल के आ जाएगा। ये हो गया कार्बन का। हाइड्रोजन का 0.7, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो इसका हो गया 0.7। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितना है 1.5, और नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। 14 होता है ना। तो इससे करेंगे तो 0.1, और कितना बच गया 10। तो 0.107 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे बताइए। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इतना है, हाइड्रोजन इतना है और नाइट्रोजन इतना है, तो बचा हुआ ऑक्सीजन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 7.3 का आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें से 3.6 तो आपका हो गया कार्बन, 0.7 हो गया आपका, 0.7 क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, और 1.5 जो हो गया आपका क्या हो गया नाइट्रोजन। तो इन तीनों को वेट को आप ऐड करके इससे माइनस कर दो। जैसे 3.6 ग्राम हो गया आपका कार्बन, 0.7 हाइड्रोजन और 1.5 नाइट्रोजन। तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 और 7 कितना होता है 19। 1 3 1 4 और एक 5, तो 5.9 सही है ना। 12 और 7 19, 1 हाँ, 3 4 5, तो 5.9 तो इन तीनों का हो गया। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा, पूरा है 7.3, और इसमें यदि हम 5.9 माइनस कर ले तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 गया तो 4, और ये 6, तो 1.4। 1.4 ग्राम आपका किसका आ गया ऑक्सीजन का। तो 1.4 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये 0 पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 14, तो फिर नहीं होगा, तो 0, तो फिर ये आपका कितना आ जाएगा 140। तो 16 5 जा 18, 16 6 जा 96, और कितना होता है फिर 96, 128 ना। 16 6 जा 96, 16 7 जा 114। आपको आता है सेकंड टेबल, मुझे नहीं आता। 16 8 से 48, 8 और ये आपका 4, 8 4 12, 128। तो 16 8 जा कितना होता है 128। तो यहाँ पे 8 8 आ गया, और फिर इसमें से कितना बच गया, इसमें से आपका 12 बच गया। तो 12 फिर एक जीरो लगा लेते हैं 120। तो 16 6 जा 96, और 16 7 जा ना 112, ये 0.087 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.1 लिख सकते हैं। ऐसे करना पड़ेगा आपको। यदि आप सिंपल रेशियो लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। इसको 0.107 को 0.1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको फ्रेंड क्या अप्रोक्सीमेटली हम
1 नहीं लिख सकते? बताइए, क्या इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 0.1, ये हो गया आपका 0.1, ये हो गया इनका मोल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ता है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो आपको कैलकुलेशन में क्या करना पड़ता है? अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ता है। तो अब 0.107 देखिए, यदि हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू ले लें, जो भी था 0.7, 0.3, 0.7, 0.107 और 0.0807, इससे हम कैसे रेशियो निकाल पाएंगे? बताइए फ्रेंड, इससे हम सिंपल रेशियो निकाल पाएंगे? नहीं। तो 0.3 को 0.3 रहने देते हैं, इसको 0.7 और इसको यदि हम 0.1 कर ले और इसको यदि हम 0.1 कर ले, ठीक है, तो अब हमारे लिए रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 3:7:1:1, है कि नहीं? इससे कट करेंगे, 0.1 से सबको कट कर देंगे, इसको भी 0.1, इसको भी 0.1, इसको भी 0.1, इसको भी 0.1। 0.1 से यदि हम सबको कट कर देंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:7:1:1। तो ऐसे आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिंपल रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, जो भी आपको, जो भी नंबर से आपको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है रेशियो निकालने में, उसको अप्रोक्सीमेशन करके उसके जो पास का नंबर है उसमें आप कन्वर्ट कर लो। जैसे इन दोनों से रेशियो निकालना आसान था, और ये दोनों नंबर क्या कर रहे थे? रेशियो निकालने में हमारे लिए कठिनाई पैदा कर रहे थे। इसको अप्रोक्सीमेट करके, इसमें अप्रोक्सीमेशन करके हमने इसको 0.1 में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी 0.1 में। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन आसपास ही करना, एकदम दूर दूर मत कर देना। जैसे अब 0.107 को क्या सर हम 0.3 कर सकते हैं क्या? नहीं, 0.3 नहीं कर सकते, काफी दूर हो जाएगा ना। 0.3 तो फिर भी सही है क्या? हम इसको 0.4, 0.5 इतना दूर नहीं करने का, ठीक है ना, आसपास का अप्रोक्सीमेशन करने का, तो ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए समझ में आया? 0.87 है ना। तो देखिए, तो कार्बन 3 है तो C3, और दूसरा कौन था? हाइड्रोजन, तो H7, तीसरा कौन था आपका? नाइट्रोजन, तो N1, और चौथा क्या था? ऑक्सीजन, O। तो C3H7N और O। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये रेशियो है, और रेशियो से जो फॉर्मूला बनता है उसी को क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो रेशियो के हेल्प से जो हमने फॉर्मूला बनाया इसको हम क्या बोलेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए समझ में आया? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था ताकि आप सीखें कि आपको अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है। अब पूरे इंपेरिकल फॉर्मूला है फ्रेंड, आपको अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा, चाहे आप टेबल का यूज कीजिए, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए, हमारा मोल रेशियो वाला। आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करके क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, an organic compound contains nitrogen and oxygen in 7:16 ratio. और क्या दिया है? वेपर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल is 46. Vapor density of molecule is 46. तो calculate its molecular formula. तो आपको क्या करना है इस बार? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं। ठीक है, क्या आपको रिलेशन पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला से? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं फ्रेंड इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करके, है कि नहीं? एक बार यदि हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाए तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। उसके लिए हमें n की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो n क्या होता है? n होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। n जो होता है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल इंपेरिकल
फॉर्मूला मास, ये होता है आपका n, है कि नहीं। यदि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं, हमें इंपेरिकल फार्मूला चाहिए और साथ में n चाहिए, और n निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए अपॉन में इंपेरिकल फार्मूला मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास तो हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आप पिछले लेक्चर में पढ़ के आए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना है, 46, तो 46 जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92, 92 तो हमारा निकल के आ गया क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब हमें इंपेरिकल फार्मूला मास चाहिए, इंपेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इंपेरिकल फार्मूला चाहिए। तो अब बात कहाँ पे आकर अटक गया है फ्रेंड, इंपेरिकल फार्मूला पे क्या हुआ है, हमारा क्वेश्चन आकर अटक गया है। यदि एक बार इंपेरिकल फार्मूला हमें मिल गया, हम उसको यहाँ पे रख देंगे, और इंपेरिकल फार्मूला यदि मिल गया तो इंपेरिकल फार्मूला मास भी मिल जाएगा, वहां से एन भी हमें मिल जाएगा। तो इंपेरिकल फार्मूला और एन हमें किससे मिल, इंपेरिकल फार्मूला और एन के लिए हमें क्या चाहिए, इंपेरिकल फार्मूला की वैल्यू चाहिए, उससे हमारा क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। चलिए अब हम इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ चुका है, एक बार यदि हमारा इंपेरिकल फार्मूला निकल के आ गया, उससे इंपेरिकल फार्मूला मास भी निकल के आ जाएगा, और फिर उससे हमारा एन भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फ्रेंड मास का रेशियो दिया गया है 7/16, 16 मास का रेशियो दिया गया, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपको मास का रेशियो दिया गया है, और हम इंपेरिकल फार्मूला किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल के रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि मोल्स का रेशियो हमें मिल जाए तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास के रेशियो से मोल्स का रेशियो कैसे निकालेंगे फ्रेंड, मास से मोल कैसे निकालते हैं बताइए, मास से मोल कैसे निकालते हैं, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके। जब भी हम 7 को 14 से डिवाइड करें, और जब हम 16 को 16 से डिवाइड करें, जब हम 7 को 14 से डिवाइड करें और 16 को 16 से डिवाइड करें, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये हमारा मोल्स का रेशियो निकल के आ जाएगा, है कि नहीं, बताइए, ठीक है ना। तो मोल्स का रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा, और एक बार जब हमारा मोल्स का रेशियो निकल के आ गया, तो हमारा इंपेरिकल फार्मूला भी निकल के आ जाएगा। अब इस रेशियो को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 1:1 हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा 14, तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 7:14 और 16/16, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1:2 और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे भी 2, तो 2/2 और 1 × 2, 2/2 कितना होता है 1, और 1 × 2 2, 1:2 आया, समझ में आया, हमारा मोल का रेशियो कितना है 1:2 आया। तो 7/14, 16/16, जब हमने रेशियो निकाला तो 2:1 आया, 1:2 आया था, 2:1 आया था, सॉरी 1:2 आया था। और मोल के रेशियो से, जो आपका मोल्स का रेशियो होता है वही क्या होता है, इसके एटम का भी रेशियो होता है, जो मोल का रेशियो होता है फ्रेंड वही उसके एटम का भी रेशियो होता है, और एटम के रेशियो जो फॉर्मूला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं, नाइट्रोजन का 1 है N, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो O2, ये हमारा निकल के आ गया क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नहीं इंपेरिकल फॉर्मूला। यदि हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लेंगे, तो 14 + 2 × 16, 14 + 2 × 16, तो 14 + 32, तो कितना हो जाएगा 46, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका 46, 46 क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास है। यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला को हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यही एन का फॉर्मूला फ्रेंड बताइए। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है पहले हम निकाल चुके हैं, 92 आया था। जब हमने वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया था तब हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया था। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अभी अभी हमने निकाला है 46। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया। और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा कितना है, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला एन ओ 2, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N2 और O4, तो N2 और O4 जो होगा ये आपका होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। यदि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए होगा, उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, एन, एन चाहिए होगा। और एन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास को यदि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे आपका एन निकल के आ जाएगा, और उस एन को जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यही था आज का लेक्चर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।